स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स। कल हमने स्टूडेंट्स 3 भी स्टार्ट किया था और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि कैसे फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल में और मैग्नेटिक फील्ड में, और कितनी फोर्स लगती है अगर एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर हो उसके ऊपर BIL साइन थीटा। ये हमने कल ड्राइव कर लिया था, ठीक है। और 2 पैरेलल कैरिंग चार्जेस हैं, 2 पैरेलल वायर्स हैं, एक ऊपर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड और कितनी फोर्स लगाती है F2 यानी कि 2I1 I2/r μ0/4π। तो कल हमने स्टडी कर लिया था। आई होप आपने अपने प्रैक्टिस कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स में, और ज़रूर करा कीजिए, तभी आपको समझ आएगा आगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं टॉपिक हमारा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ही आपको आगे गैल्वेनोमीटर समझ आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास एक कॉइल है, जैसे PQRS, देखिए कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, बी ये देखो दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें प्लेस्ड है, ठीक है। लेट PQRS, इसकी लेंथ दे रखी है जैसे PQRS, ये L दे रखी है, और QR और SPO जो ये दोनों दे रखी है, जो इसकी विड्थ B दे रखी है। लेट कर लो, कहता है आई करंट पास हो रहा है इसमें, फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इन द डायरेक्शन PQRS की डायरेक्शन में। थीटा एंगल है किसके साथ, कॉइल के साथ, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जो थीटा है वो एंगल बना रहा है किसके साथ, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। कॉइल ऐसे पड़ी है ना, थोड़ा सा इन्होंने ऐसे 2D में थोड़ा सा एंगल देके बनाया उन्होंने, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एंगल क्या है, थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। तो लेट कर लेंगे। हमें पता है अगर दो पैरेलल कैरिंग कंडक्टर है, वायर्स हैं, तो उनके ऊपर फोर्स लगेगी बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो फोर्स ये लगेगी टुवर्ड्स द रीडर ऊपर को, और ये लगेगी फोर्स नीचे को, क्लियर है। तो डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स, इसे आर्म्स बोलेंगे, PQ आर्म, QR आर्म, SR आर्म, PS आर्म या SP आर्म, ठीक है। तो पहले फोर्स F4 की बात कर लेते हैं, क्लियर है। ये F4 ऊपर वाली, इस ऊपर वाली फोर्स की बात करते हैं, F4 की, ये ऊपर वाली, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें जितना करंट है इनटू इसकी लेंथ, क्योंकि फोर्स क्या होता है ये पढ़ के आए हम किसी भी चार्ज कैरी कंडक्टर पे, BIL साइन थीटा, यही होती है ना, BIL साइन थीटा, जितना वो एंगल बना रहा है। अब B क्या है पर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू तो सेम है B। I करंट पास हो रहा है इसमें, L क्या है, लेंथ क्या है, SP है, SP की लेंथ कितनी है, B है, स्मॉल b, ठीक है। हाँ, वो भी लिख लेंगे बाद में। अब एंगल कितना है, साइन, साइन का एंगल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो तभी साइन आ जाएगा ना। तो साइन कितना है, ये पूरा होता है 180, 180 में से कितना माइनस करेंगे कि वो बचे हमारे पास, 180 में से ये थीटा माइनस कर दें, 180 माइनस थीटा एंगल बन रहा है, दैट इज़ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सेम साइन थीटा ही आ गया, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अगर साइन थीटा भी लिख देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो एंगल कितना बन रहा है, साइन थीटा, और ये SP की वैल्यू पुट कर दी B, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, अभी मैंने बताया डायरेक्शन इसकी अपवर्ड्स है, देखो ना क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर ऐसे क्रॉस जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है। देखो F4 क्या है, डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ऐसे ही F2, जो नीचे वाली फोर्स F2, ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। ये भी सेम ऐसी होगी, ये क्या डायरेक्ट करेगी, ये भी IBL IBB और साइन थीटा सेम वैल्यू होगी इसकी भी, बट एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है, बट मैग्नीट्यूड सेम है उसका, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी ईच अदर। तो F2 जो ये फोर्स नीचे लग रही है, और F4, दोबारा देखो डायग्राम में, F4 फोर्स ऊपर लग रही है जो अपवर्ड्स को, और F2 फोर्स जो नीचे लग रही है, ये फोर्स F4 ऊपर लग रही है, F2 नीचे लग रही है। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड BIL साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा, बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, वन इज अपवर्ड वन इज डाउनवर्ड, दैट दे आर कैंसिल ईच अदर, ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, फोर्स 1 की बात करते हैं। फोर्स 1 किस पे लग रही है, फोर्स 1 देखो डायग्राम में, ये वाली फोर्स, इसकी बात कर रहे हैं, ये फोर्स की। तो इसका क्या होगा, B करंट I, L क्या होगा इसका PQ, लेंथ इसकी PQ है ना, तो वही लिख लेंगे, देखो लिखा ना उन्होंने। F1 फोर्स कितनी लगेगी, I PQ इंटू B। F1 क्या हो जाएगा, I साइन, अब कितना 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये देखो ना, वेट,
ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्लियर है, फोर्स इसको ऊपर ऊपर की तरफ लग रही है, तो इसमें एंगल कितना 90 डिग्री, क्लियर है ना। तो इसी कारण यहाँ हम कह सकते हैं ये जो प्लेन ऑफ कॉयल के साथ इसका एंगल कितना है वो भी 90 डिग्री है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे, इसमें साइन की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी PILB। एल कहाँ से आया, क्योंकि लेंथ ऑफ पी क्यू की वैल्यू क्या है एल है ना, अभी फाइंड करके हटे हैं ओके, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना पी को परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कॉयल के, ये कॉयल है ना, कॉयल के परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई वी रिटर्न एज साइन 90 डिग्री। ऐसी F3 लग जाएगी दूसरी साइड उसके, वो डाउनवर्ड जाएगी, ये टुवर्ड्स द रीडर है, वो अवे फ्रॉम द रीडर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी ILB। ये देखो ये F3 की बात कर रहे हैं, ये F3 है, ये अवे फ्रॉम द रीडर है, क्लियर है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी ILB। ओके, ये आपने नोट कर लेना, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही है फोर्सेस कहता है इक्वल है, P&Q इस आर्म और इस आर्म पे, ये हमारी कॉयल थी ना, इस वाली आर्म पे PQ पे और RS पे जो क्या कहते हैं फोर्सेस हैं वो सेम लग रही हैं, क्लियर है, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टू फोर्सेस लग रही हो, जैसे एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो तो वो क्या क्रिएट करती हैं, कपल, टॉर्क बनाती हैं कपल। तो यहाँ से क्या बन गया, कपल बन गया। तो कपल क्या होता है, फोर्स टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही वैल्यू निकालेंगे अब आगे हम, ये देखें। तो देखें द टॉर्क ऑन द कॉइल क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो, इनटू इट्स आर्म, मतलब इसकी लेंथ कप और उसकी आर्म की लेंथ, क्लियर है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें निकालना, ये देखो अब हमें वेट देयर इज प्रॉब्लम, हाँ ये देखो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, क्योंकि आइदर फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट दिस, हमें क्या चाहिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे हमने क्या किया, ये हमारे ऊपर से देख रहे हैं हम अपवर्ड से, ये PS है हमारी, ऊपर से देखेंगे अगर हम इसे तो PS ऐसे नजर आएगी लाइन, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस पर फोर्स पता है हमें नीचे लग रही है, नीचे की साइड, ये देखो F3 की बात कर रहे हैं, F3 जो है वो नीचे लग रही है BIL, ये जो F1 है ये वाली, ये F3 थी ये वाली, ये F1 है नीचे लग रही है, मतलब कि इधरली साइड घूम रहा है ना ये, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यही होगा ना, कोई भी फोर्स लगती है अगर ऐसे लग रही है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो वो ये निकालना है हमने TS। तो वो कैसे निकलेगा, अगर अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, अगर ये एंगल थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो थीटा इज इक्वल टू B कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास, ये TS है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमने, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू, ये इसकी विड्थ थी B, तो B थी डिवाइड बाई B इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो TS की वैल्यू क्या आ जाएगी B इंटू कॉस थीटा, तभी लिखा उन्होंने B इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम ये इसको कैसे देख रहे हैं, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ से हमने आर्म की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, तो देखो ये निकाला हुआ है ना, तो TST PS कॉस थीटा यानी कि B कॉस थीटा हमारा आ गया आर्म ऑफ द कपल, क्लियर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आपको, ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉ क्या होता है, फोर्स इंटू आइदर डिस्टेंस, फोर्स क्या है IBA, ये देखो ILB होती है फोर्स, ये आ गया B कॉस थीटा, इसमें स्मॉल l, ये देखें टॉ इज इक्वल टू IL कैपिटल B इंटू स्मॉल b कॉस थीटा। ये जो B है और ये जो L है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको एरिया लिख सकते हैं A, तो वही लिखा उन्होंने, L इंटू बी को एरिया लिख दिया AIB कॉस थीटा, दैट इज आवर टॉर्क, क्लियर है। अब उसमें अगर n टर्न्स हों किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो वो क्या होंगी, n से मल्टीप्लाई करेंगे NIBA कॉस थीटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर कॉइल जो है
वो एंगल अल्फ़ा बना रही है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के पास, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर पढ़ेंगे साइन NIBA साइन अल्फ़ा दैट इज़ MB, क्योंकि NIA अभी पढ़ के आए हैं, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, यहाँ पर इसे कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास टॉ M क्रॉस B। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, NIBA वाला, ये वाला टॉ इज इक्वल टू NIBA, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा। क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि टॉर्क जब भी किसी रेक्टेंगुलर कॉयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगती है और वो रोटेट होने लग जाती है। हमारी जो मोटर्स हैं, हमारे जो क्या कहते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर है, जब भी करंट पास होता है उसमें, अगर उसमें करंट पास होता है तो आप देखते हो उसकी जो उसका जो पॉइंटर है ऐसे रोटेट करने लग जाता है, ऐसे 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 क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर जो कॉयल होती है ना, जब भी उस पर करंट पास होता है और साइड में मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, जैसे कोई भी कॉइल्स लगा दी या फिर नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट लगा दी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट पास होता है तो वो कॉइल जो है रोटेट करने लग जाती है, उस पर कपल क्रिएट होती है, ऐसे ऐसे कपल क्रिएट होती है, ऐसे ओसिलेट होता है कोई चीज़। तो इसी कारण जो है, जो उसमें करंट जो पास करता है, हम पता कर लगा सकते हैं कि इसमें करंट जो है डिटेक्ट हो रहा है, करंट जो है पास हो रहा है। क्लियर है। ओके। तो अगर थीटा जीरो हो जाए, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, तो कॉस थीटा 1 होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। इसे कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडियल फील्ड मतलब बिल्कुल थीटा जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और कॉयल की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों सेम है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क लगती है। अगर कॉयल परपेंडिकुलर हो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जब भी कॉयल घूम के परपेंडिकुलर हो जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगी, फिर उसे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी, तभी वो वापस आएगी, ऐसे ओसिलेट करती रहती है। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर है। इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। ये देखो दी रखा है, किसी सर्कुलर कॉइल के ऊपर दिया हुआ है, कोई सर्कुलर कॉइल है, उसका टर्न दे रखी है, उसका रेडियस दे रखा है, उसमें करंट दे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा, कहता है बताओ इसमें टॉर्क कितनी लगेगी अगर सर्कुलर कॉइल हो। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, रेडियस दे रखा है, आई करंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एरिया फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से। ओके। तो टॉर्क कितनी होती है, NIA BA साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले जीरो होगी, जब अल्फ़ा जीरो है, 90 डिग्री है, तो वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है। बहुत ईजी है, बस इसको प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसकी एप्लीकेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें डिटेक्शन करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। मैंने बताया था ऐसे जैसे कॉइल्स होती हैं, हम ध्यान से अगर गैल्वेनोमीटर को देखेंगे, हम प्रैक्टिकल जब करेंगे ना उसमें दिखा देंगे आपको, जब भी हम इसमें स्मॉल करंट भी डालते हैं, वेरी स्मॉल करंट भी, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है भी कितना करंट पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉइल है वो रोटेट करती है। तो देखो कैसे बना होता है मूविंग कॉइल। ये इसका प्रिंसिपल क्या है, ये बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैंने करंट कैरिंग कॉइल, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या लगती है, टॉर्क लगती है। अभी पढ़ के हैं ना, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगती है। तो देखो ये कैसा बना हुआ है, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल। सबसे पहले ऊपर टॉर्जन हेड होता है, टॉर्जन हेड मतलब जो रोटेटिंग कर सकता है, और ये टॉर्जन हेड एक कॉइल के साथ अटैच होता है, ये कॉइल है हमारी, कॉइल के साथ अटैच है। साइड में दो हॉर्स शू मैग्नेट्स लगी होती हैं। क्लियर है। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब थोड़ी सी अंदर से ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना रही हूँ, इसी कारण ऐसे होती हैं, ठीक है, उसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। क्लियर है। तो ऐसे होती हैं अंदर से, इसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अच्छा बनता है। ओके, आगे बात करते हैं। इसका जो एक एंड है वो इस T1 स्क्रू से लगा होता है, और दूसरा जो एंड है स्प्रिंग के जरिए होते हुए इस T2 के जरिए लगा होता है, ठीक है। बीच में कंडक्टर होता है हमारा। तो जो भी हम करंट इसमें पास करते हैं तो ये कॉइल क्या करती है, इस थ्रेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये टॉर्जन हेड है, टॉर्जन हेड मतलब यहाँ से मूव कर सकते, घूम सकती है, तो घूमती है वायर। ये होता है, बताता हूँ मैं पहले। इसमें कंस्ट्रक्शन समझ आ गई आपको। अब थ्योरी की बात करते हैं। जब भी इसमें करंट पास करेंगे तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगी, कॉइल रोटेट करेगी। ड्यू टू रोटेशन करके इसमें कितना टॉर्क लग जाएगी, NIBA, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हमें भी पढ़ के आए हैं, टॉर्क कितनी लगती है किसी भी कंडक्टर पे, NIBA। अगर करंट I है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया उस कॉइल का। ओके। बट अगर एक बार रोटेट हुई, मैक्सिमम पोजीशन पे आ गई,
तो ये जो थ्रेड है ज़्यादा तो नहीं मूव हो सकता ना, इसमें भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, इसमें भी स्टिफनेस है। तो ड्यू टू स्टिफनेस ये अगर हम किसी भी रबड़ को मूव करते हैं, घुमाते हैं, तो अपनी पोजीशन पे वापस आता है ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो इसमें एक इलास्टिक टॉर्क भी लग रही है। तो वो इलास्टिक टॉर्क क्या करती है, इसको अपनी रिगेन पोजीशन पे वापस लेके आती है। तो वो भी पढ़ते हैं अभी, वो किस कौन सी होती है, ठीक है। पहले हम जानते हैं रेडियल फील्ड। क्लियर है। रेडियल फील्ड क्या होती है, जब भी किसी कंडक्टर से ऐसे मैग्नेट्स रखे जाएं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से ही जानी चाहिए, ऐसे पास होनी चाहिए, ऐसे इस तरह। जो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। थ्योरी इसमें पढ़ लेते हैं। थ्योरी इसमें क्या है, लेंथ दे रखी है, RS1 कॉइल दे रखी है, ठीक है, S1P वो सब कुछ दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, करंट दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें सीधा ये समझें, इसमें जो एंगल अल्फ़ा 90 डिग्री है, क्योंकि हम पूरे 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। अब लेट कर लो थीटा बी द अधिक, देखो ड्यू टू दिस टॉर्क, टॉर्क के कारण जो कॉइल रोटेट करती है, द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो ऊपर लगी हुई है टॉर्जन हेड पे, ये जो स्ट्रिप लगी है ना टॉर्जन हेड के साथ, जो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ अटैच है, वो ट्विस्ट करती है, घूमती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगी। क्यों, क्योंकि जो धागा है वापस आने की कोशिश करेगा। तो वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगाता है रिस्टोरिंग टॉर्क, उसे नाम दिया गया रिस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोर करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, रीस्टोर करता है कॉइल को बैक आने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। क्लियर है। तो अगर ये टॉर्क है लग रही है कॉइल पे, तो ये किसके इक्वल होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क के, किसी भी पॉइंट पे। तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर ली, लेट कर लो, वो एंगल थीटा मूव कर रहा है, के कांस्टेंट है, दैट इज के थीटा। के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट या उस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की स्ट्रिप का कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से करंट निकल जाएगा आई। क्लियर है। तो आई इंटू जी थीटा लिखा है, तो जी की वैल्यू क्या आ गई, ये जी की वैल्यू ले ली। तो जी मतलब, क्योंकि जी क्यों लिखा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में के वायर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की जो स्टिफनेस है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा, सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है। इसी कारण हमने जी को एक कांस्टेंट मान लिया, दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई प्रोपोर्शनल टू थीटा मीन्स जितना ज़्यादा करंट पास कराएंगे गैल्वेनोमीटर में, उतनी वो डिफ्लेक्शन देगा अपनी पॉइंटर्स के साथ। ओके, समझ आ गया सबको, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें वेट, हाँ, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज़ ए गैल्वेनोमीटर इन विच द कॉइल इन द डिफ्लेक्टेड स्टेट्स कम्स इन द रेस्ट एट वंस आफ्टर द पास करंट इट एंड रिगेन इट्स इनिशियल पोजिशन एट रेस्ट at once if current is switched off. It means in galvanometer the deflection can be noted in no time. ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, डेड वेट गैल्वेनोमीटर, इसमें हम डिफ्लेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इससे वाइंडिंग ऑफ कॉइल को, जो इसकी जो वाइंडिंग ऑफ कॉइल है, ये हमें बढ़ानी पड़ती है। क्लियर है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अभी बता दी है मैंने आपको। इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इन विच द प्लेन ऑफ जो कॉइल होता है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो हम उसके कहेंगे हम, दैट इज़ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। और इस सिचुएशन में हमें पता है, अगर वो पैरेलल होगा तो अल्फ़ा 90 डिग्री होगा, तो एन आई बी ए टॉर्क मैक्सिमम लगेगी, टॉ प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एल होता है, सॉरी आई होता है, टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए होता है ना, तो आई के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है। तो हम कैसे गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, अच्छी सी कटिंग करके पूरी तरह मैग्नेटिक पोल को, देखो ना ऐसे कट करके, मैंने अभी बताया था आपको, ऐसे कट करके, ठीक है ना, इन द कनकेव फेस में कट करके सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो उससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो हम जिसके साथ हमने कॉइल को अटैच किया है वो फाइबर, वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि तभी वो रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा ना। तो वो हाई स्ट्रेंथ, साइज स्ट्रेंथ का होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना हो भी करंट पास ना हो, और इट शुड बी रेस्टलेस विद टाइम, ऐसा ना हो भी थोड़ी देर बाद रुक जाए वो, क्योंकि उसमें अगर टॉर्जन ज़्यादा लग जाए तो वो रुक जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं चाहिए। हाई टेम्परेचर कॉफिशेंट जो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए थोड़ा सा करंट पास होने से।
ट्विस्ट रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एक ट्विस्ट पर यूनिट ट्विस्ट के साथ रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी। दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर विद यूनिट करंट। अगर थोड़ा सा करंट फ्लो कर जाए किसी भी गैल्वेनोमीटर में, तो उस समय जो उसकी जो मतलब कि पॉइंटर जो एंगल देता है या फिर जो पॉइंटर जो डिफ्लेक्शन देता है उसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, या उस समय जो करंट देता है। तो करंट क्या हो गया, थीटा अपॉन आई, वहाँ से निकाल लिया ना, तो एन बी अपॉन सॉरी थीटा अपॉन के, या देखो ना थीटा अपॉन आई लिखा, वैल्यू पुट कर ली उसने, देखो ना लिखा ना ट्विस्ट पर यूनिट करंट, पर यूनिट करंट पे कितना ट्विस्ट आता है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। ट्विस्ट की वैल्यू क्या है, अभी एन बी अभी पीछे बढ़ गए हैं, अपॉन के हो जाएगी, आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट्स क्या है करंट सेंसिटिविटी के, रेडियल, रेडियन पर एम्पियर, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू रेडियन, करंट मतलब पर एम्पियर, ये आपने ध्यान रखना। वोल्टेज सेंसिटिविटी वही है, जब भी थीटा कितना लग रहा है पर यूनिट, उसकी वोल्टेज इंक्रीज करने का। वोल्टेज क्या होती है, आई इंटू आर, पढ़ना ओम्स लॉ से, तो वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, करंट बाय आर आ गई, तो इसकी जो मतलब यूनिट क्या हो जाएंगे, रेडियन पर वोल्ट। क्लियर है, ठीक है। अब कैसे हम किसी की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं गैल्वेनोमीटर की, कैसे कह सकते हैं, इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव। अगर थोड़ा सा भी करंट पास हो तो उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन शो होनी चाहिए। किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव तब कहेंगे अगर थोड़ा सा भी करंट पास हो और लार्ज डिफ्लेक्शन उसमें बन जाए, तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है ना। अब कैसे कर सकते हैं, थीटा को डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ज़्यादा क्यों, द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड, एन की वैल्यू कम करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ बी इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी जानी चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ। जो वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी, क्योंकि ए की भी नहीं बढ़ा सकते, एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा ना किसी कॉइल का। अब बात करते हैं, और जो जितना ज़्यादा ये के डिक्रीज होएगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। के मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस मटेरियल से वो थ्रेड बना है, जैसे सस्पेंशन स्ट्रिप बनी है जो ऊपर टॉर्जन हेड के साथ अटैच है। क्लियर है, तो उसको वैल्यू, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा उसकी कम होगी उतना ज़्यादा थीटा ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम के की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल रखते हैं। कैसे, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज या हम क्वार्ट्ज यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो इसे सस्पेंशन वायर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूजेस क्या है इसके, ये वेरी स्मॉल कंटेंट को डिटेक्ट कर लेता है, एमीटर में यूज़ होता है, अभी पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने में यूज़ होता है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू एमीटर में। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज आप इसकी प्रैक्टिस करें, जो आज कराया इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है मुझे पूछें। थैंक यू।